नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को। आज हम लोग क्लास में आगे का क्वेश्चन जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मिडवाइफरी और गिनेकोलॉजी का, जो कि दोनों का कंबाइन क्वेश्चन है, इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक आप लोगों के लिए चल रहे हैं। तो इसमें हम लोगों ने कुल 17 क्वेश्चन कर चुके हैं। आज इससे आगे का क्वेश्चन करेंगे। यहाँ तक का क्वेश्चन हम लोग कर चुके थे, और जो अभ्यर्थी अभी तक क्लास में नहीं जुड़े हैं वो सारे अभ्यर्थी इस नंबर पर कॉल करके व्हाट्सअप करके क्लास में ज़रूर जुड़ जाइए। डेली आपको क्लासेज मिलेंगे, नोट्स मिलते हैं। जैसे आप एएनएम के लिए जुड़ते हैं तो एएनएम का, जीएनएम के लिए जुड़ते हैं तो जीएनएम का, ड्रेसर के लिए जुड़ते हैं तो ड्रेसर का। जो भी आपका बीटीएससी के द्वारा डिफाइंड सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग आपको नोट्स मिलते हैं। डेली क्लासेज होते हैं, डेली आपको क्लासेज मिलेंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। कह रहा है कि अंडाशय की सूजन को क्या कहा जाता है। ये क्वेश्चन हम लोग कल कर चुके थे वैसे। तो इसको क्या कहा जाता है, तो ओफोराइटिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ओफोराइटिस। अंडाशय में जो सूजन हो जाता है तो उसको ओफोराइटिस से जानते हैं। और आज हम लोगों का क्वेश्चन यहाँ से होने वाला है। कह रहा है कि फ्लोपियन ट्यूब में बलगम के संग्रह को कहा जाता है। फ्लोपियम ट्यूब में जब बलगम जम जाता है तो उस संग्रह को क्या कहा जाता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो उसको क्या कहते हैं, तो उसे हाइड्रोसाइलिफनक्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो हाइड्रोसाइलिनक्स कहे जाते हैं। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। अगला हम लोगों का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गोनोकोकल स्लीपिंग टिक्स की विशेषता नहीं है। जैसे कि इसमें दिया है कि यह असुरक्षित यौन प्रक्रिया द्वारा फैलता है, यह हमेशा द्विपक्षीय संक्रमण होते हैं, यह मुख्य रूप से मासिक धर्म के दौरान और उसके बाद में होता है, या यह हमेशा एक तरफा संक्रमण होता है। तो गोनोकोकल किस तरीके की विशेषता इसमें से नहीं है, यह आपसे पूछा जा रहा है। तो मतलब कि यह एक तरफा संक्रमण नहीं है, मतलब कि यह जो असुरक्षित यौन प्रक्रिया है उसके द्वारा फैलता ही है। यह हमेशा दोनों द्विपक्षीय संक्रमण होता है, स्त्री और पुरुष दोनों पक्षीय, मतलब कि इसको संक्रमण माना जाता है। मुख्य रूप से मासिक धर्म के दौरान और उसके बाद भी हो सकते हैं। अगला है एचआईवी को लेकर क्वेश्चन है कि एचआईवी संक्रमण की पहचान के लिए निम्नलिखित परीक्षण किए जाते हैं, सिवाय एचआईवी की जांच के लिए इनमें से कौन सा परीक्षण किया जाता है, इसको छोड़कर। मतलब कि इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है, जो कि चारों एचआईवी के परीक्षण के लिए जो किया जाता है, जो भी परीक्षण उसके पहचान के लिए किया जाता है वो ऑप्शन दिया गया है, और एक उसके अलावा है, वही उसको आपको पहचानना है। जैसे क्या है, एल्सा। तो एल्सा क्या इसका परीक्षण में शामिल है, बिल्कुल इसके परीक्षण में शामिल है। वेस्टर्न ब्लॉट भी इसमें शामिल है। उसके बाद क्या है आपका, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन भी इसमें संक्रमण की पहचान है, एचआईवी संक्रमण की। और विडाल टेस्ट जो होती है ये संक्रमण के लिए नहीं होता है, तो ये मतलब कि एचआईवी संक्रमण के लिए ये इसका परीक्षण नहीं है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आज हम लोग ज़्यादातर क्वेश्चन करते हैं। अगला है कि एचआईवी संक्रमण के बाद मुख्य रूप से निम्न कारणों से प्रतिरक्षा की कमी होती है। कह रहा है कि एचआईवी संक्रमण के बाद निम्नलिखित का जो निम्न कारणों से प्रतिरक्षा की कमी होती है, CD4T लिम्फोसाइट की संख्या में कमी, या लिम्फोसाइट की संख्या में वृद्धि, या आरबीसी की संख्या में कमी, या आरबीसी की संख्या में वृद्धि से। तो इसकी जो प्रतिरक्षा में जो कमी होती है एचआईवी संक्रमण के बाद, उसकी प्रतिरक्षा मतलब कि जो बॉडी में प्रतिरक्षा जो होते हैं, मतलब कि एंटीबॉडी जो हमारे बॉडी में बनती है, जो कि रोगनाशक होते हैं,
तो उसकी कमी होती है। वो पूछ रहा है कि उसका मुख्य रूप से क्या चीज़, मतलब कि HIV संक्रमण के बाद किन प्रतिरक्षा की कमी हो जाती है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो क्या चीज़ की कमी होती है, तो लिम्फोसाइट की संख्या में कमी आ जाता है। CD4 T लिम्फोसाइट की संख्या में कमी आ जाती है HIV संक्रमण के बाद, और ये मतलब कि इसकी प्रतिरक्षा की कमी कहा जाता है। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोगों का क्वेश्चन होंगे 76, जो कि यहाँ से शुरू है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, कह रहा है इसमें से कौन सा कथन गलत है। सारा कथन HIV को लेकर दिया गया है। कह रहा है कि पुरुष से महिला में HIV का संक्रमण अधिक होता है। कह रहा है कि पुरुष से महिला में HIV का संक्रमण अधिक होता है। कह रहा है कि महिला में जो HIV का संक्रमण है वो पुरुष की अपेक्षा अधिक होते हैं। क्या यह कथन सही है? आपको गलत कथन को चुनना है। तो ये कथन आपका क्या है, तो सही है कि पुरुषों की अपेक्षा महिला में HIV संक्रमण अधिक देखने को मिलते हैं। स्तनपान भी HIV के संक्रमण का एक कारण हो सकता है, ये भी सही है। अगला है संक्रमित माँ के नवजात शिशु के ऊर्ध्वाधर संरचना लगभग 14 से 25% होती है, ये भी सही है। महिला से पुरुष में HIV का संक्रमण अधिक होता है। कह रहा है कि महिला से अधिक क्या पुरुष में HIV के संक्रमण होता है। ये दोनों देखिए, ये दोनों से ही हमको आंसर मिल रहे हैं। एक में कह रहा है कि पुरुष में महिला से अधिक संक्रमण होता है, दूसरे कह रहा है कि महिला में पुरुष से अधिक HIV संक्रमण होती है। तो आंसर तो यही दोनों में से कोई एक सही होगा, कोई गलत होगा। तो ये आपका गलत ऑप्शन है, मतलब कि महिला से पुरुष में HIV संक्रमण अधिक होता है, ये कह रहा है। लेकिन ये ऐसा नहीं होता है, मतलब कि महिला में ज़्यादा होता है पुरुषों की अपेक्षा HIV संक्रमण। अगला है कि मानव इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस की खोज किसने की थी। मानव इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस की खोज किसने की थी, पास्चर या फ्राइडर मैन के द्वारा, रॉबर्ट हुक या वाटसन के द्वारा। तो ये किसके द्वारा इसकी खोज किया गया था, तो ये आपको इनके द्वारा खोज किया गया था, किसके द्वारा, बैरे-सिनूसी के द्वारा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी सही आंसर हो जाएंगे। हम लोग फटाफट 25 क्वेश्चन करते हैं आज। अगला हमारा क्वेश्चन है, आज का क्वेश्चन सब इजी ही है, आप लोग पहले भी कभी पढ़े होंगे। कह रहा है कि यौन संचरित रोग लिम्फोग्रैनुलोमा जो वेनेरिया किसके कारण होता है, ट्रोपोनोमा पैलिडम के द्वारा, या क्लैमाडिया जो ट्रोकोमाइटिस के द्वारा, या होमोफिल्स डुक्राई के द्वारा, या HIV के द्वारा। तो यौन संचरित रोग जो लिम्फोग्रानुलोमा वेनेरियम किसके कारण होते हैं, तो ये आपको क्लैमेडिया जो ट्रोकोमाइटिस होते हैं उसके द्वारा होते हैं। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर आपका भी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से, क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक यौन संचारित रोग है। मतलब कि इसमें से 4 रोग का नाम दिया गया है, और इसमें से सबसे ज़्यादा यौन से संबंधित या यौन से संचारित, यौन से फैलने वाले रोग का नाम आपसे पूछा जा रहा है। पहला है चैन क्राइड, दूसरा है सिफिलिस, तीसरा है गर्भाशय फाइब्राइड या एड्स। तो यौन से सबसे अधिक संचारित होने वाला जो रोग है वो क्या है, गर्भाशय फाइब्राइड। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है,
करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80 हम लोग करते हैं। क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक वास्तविक बल्ब विधि है जिससे जो पैल्विक सूजन रोग है उसका निदान किया जाता है। मतलब कि इसमें से कौन सा सबसे अधिक वास्तविक बल्ब विधि है जिसके मतलब कि जो पैल्विक सूजन होती है उसका निदान किया जाता है। पहला है कि लिम्ब्रोस्कोपी के द्वारा, सोनीग्राफी या कोल्डोसेंटेसिस या रक्त परीक्षण के द्वारा। तो ये किसके द्वारा होते हैं, तो ये ज़्यादातर ये लिम्प्रोस्कोपी के द्वारा होते हैं। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। उसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है कि पैल्विक सूजन रोग की नैदानिक अभिव्यक्ति जिनमें शामिल है क्या। जो पैल्विक सूजन रोग है उसके नैदानिक अभिव्यक्ति में इनमें से कौन से शामिल है। पेट के निचले हिस्से में दर्द होना। जब पैल्विक सूजन रोग होता है तो उसमें क्या होती है, पेट में निचले हिस्से में दर्द होता है, या बुखार आता है, या अनियमित एवं अत्यधिक योनि से रक्त स्त्राव होता है। अनियमित मतलब जो नियमित होते हैं रक्त, ऐसे तो योनि से रक्त स्त्राव नियमित तरीके से होते हैं, लेकिन अनियमित और अत्यधिक योनि से यदि रक्त स्त्राव होते हैं या उपयुक्त सभी, तो ये सभी पैल्विक सूजन के रोग के नैदानिक अभिव्यक्तियों में शामिल है। पेट के निचले हिस्सा में दर्द होना भी, बुखार आना, अनियमित एवं अत्यधिक योनि से रक्त स्त्राव, ये सब इसमें शामिल है। अगला है कि पैल्विक इन्फ्लेमेटरी बीमारी निम्नलिखित महिलाओं में अधिक आम है। मासिक धर्म वाली किशोरियों में, या कई यौनी साथी होना, मतलब कि एक से अधिक से संबंध बनाना, या पिछला HYOPID या उपयुक्त सभी। तो किसमें ये ज़्यादातर बीमारी महिलाओं में अधिक आम होती है, ज़्यादातर देखने को मिलती है। तो ये मतलब कि आपको इन सभी के कारण इन सभी में देखने को ज़्यादातर मिलते हैं। मासिक धर्म वाली किशोरी में, यदि किशोरी अवस्था में मासिक धर्म हो रहा है उस अवस्था में, या कई यौन साथी होने पर भी। तो ये सभी उपयुक्त, दो ऑप्शन आपको सही लग रहा है तो तीसरा, अगर उपयुक्त है सभी ऑल ऑफ दीज है तो तीसरा ऑटोमेटिक सही हो जाएगा। ये सब थोड़ा सा एग्जाम में ट्रिकी पॉइंट है, ऐसे सोचना होता है। अगर 3 ऑप्शन है, ऑल ऑफ दीज है, अगर आपको 2 ऑप्शन के पता है कि ये 2 हो रहे हैं, तीसरा का आपको नहीं पता चल रहा है तो ऑल ऑफ दीज कर दीजिएगा। तो अगर 2 सही हो रहे हैं तो अगर ऐसे दिया है कि ए और बी सही है तब तो उस केस में थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, लेकिन ऑल ऑफ दीज रहेंगे। अगर एक से अधिक ऑप्शन सही हो रहे हैं तो वहाँ पर आप ऑल ऑफ दीज मार सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक महिला में तीव्र जो एंडोमेट्राइटिस होने की संभावना अधिक होती है, रीजोनिवृत्ति के बाद या रीजोनिवृत्ति से पहले होंगे, ये दोनों एक ही साथ लिखा गया है, गर्भपात या प्रसव के बाद या बचपन में। तो ये कब ज़्यादातर तीव्र होने की संभावना होती है, तो ये गर्भपात एवं प्रसव के बाद। किस स्थिति में, तो गर्भपात एवं प्रसव के बाद ज़्यादातर संभावनाएं होती है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कि वृद्ध अवस्था योनि शोध का सामान्य कारण क्या है। FSH में वृद्धि, या एस्ट्रोजन की कमी, कुपोषण, या एंड्रोजन की कमी। तो क्या होती है, जो वृद्धावस्था में योनि शोथ का सामान्य कारण क्या होता है, तो उसका मेन कारण है एस्ट्रोजन की कमी होने लगती है वृद्धावस्था में। इसी का कारण ये आपको देखने को मिलते हैं। तो क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एस्ट्रोजन की कमी। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहे कि रजोनिवृत्ति के बाद
पीले या रक्त मिश्रित योनि स्त्राव की उपस्थिति और योनि खुजली की अभिव्यक्तियाँ है। कह रहा है कि रजोनिवृत्ति के बाद पीले या रक्त मिश्रित योनि स्त्राव की उपस्थिति और योनि खुजली की अभिव्यक्तियाँ क्या है? रजोनिवृत्ति होना या विषाक्त आघात सिंड्रोम या असामान्य रक्तस्राव या वृद्धा अवस्था योनि शोध। तो क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, वृद्धा अवस्था योनि शोध। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं और इस टॉपिक से आपको इसी टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और इसके बाद हम लोग होगा तो फिर मिडवाइफरी का कुछ दिन क्लास करेंगे, उसके बाद फिर कोई इजी टॉपिक पे आ जाएंगे। क्योंकि इस सबसे ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इस सब का वेटेज ज़्यादा है, तो हम लोग ज़्यादा क्वेश्चन करने का भी प्रयास। तो अभी फ़िलहाल हम लोग इस टॉपिक से 100 क्वेश्चन होंगे तो कर लेंगे। ठीक है, अभी बीच में मिडवाइफरी का भी क्वेश्चन आ चुके हैं। अगला है कि रजोनिवृत्ति के बाद महिलाओं में योनि की सूजन को क्या कहा जाता है? रजोनिवृत्ति के बाद महिलाओं में योनि की सूजन को क्या कहा जाता है? तो इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। क्या था क्वेश्चन कि रजोनिवृत्ति के बाद महिलाओं में योनि की सूजन को क्या कहा जाता है? विषाक्त आघात सिंड्रोम। रजोनिवृत्ति मतलब कि उम्र के साथ बढ़ने पर मतलब कि ये आपको देखने को मिलते हैं। विषाक्त आघात सिंड्रोम या वृद्धा अवस्था योनि शोध या क्लाइमाइडियन योनि शोध। तो ये क्या हो जाएंगे? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि रजोनिवृत्ति उम्र के साथ बढ़ने पर ही होते हैं, तो वृद्धा अवस्था में योनि शोध हो जाते हैं, मतलब कि अंडाशय बंद होने लगते हैं। अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि योनि ट्राइकोमोनिएसिस प्रसव अवधि में जो योनि शोथ का सबसे आम कारण क्या होता है? योनि का पीएच मान 1 से 2 के बीच में आ जाता है, 1 से 2 के बीच में होते हैं, या योनि का पीएच मान 3 से 4 होते हैं, या योनि का पीएच मान 6 से 7 हो जाता है, या पीएच मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो इस दौरान जो योनि शोथ का सबसे आम जो कारण होते हैं, जो योनि ट्राइकोमोनिएसिस प्रसव अवधि में पीएच की मान की हम बात करें तो वो 6 से 7 की स्थिति में आ जाती है। कितना पर पहुंच जाता है? तो योनि का पीएच मान 6 से 7 के बीच में आ जाती है। ये पीएच मान जनरली एसिडिक और बेस को दर्शाता है। अगला क्वेश्चन है कि चक्रीय रक्तस्राव जिसमें एमसी की अवधि 21 दिन या उससे कम होती है। एमसी मतलब मासिक धर्म की अवधि 21 दिन या उससे कम होती है, तो उसको क्या कहते हैं? जैसे कि जनरली महिलाओं में 1 मंथ में मासिक धर्म होते हैं, तो वही कह रहा है कि अगर 21 दिन से कम होती है मासिक धर्म की अवधि, तो उसे क्या कहा जाता है? एमनियोरेजिया या एपनियोरिया या मेट्रोहीगिया या डिस्मेनोरिया। तो क्या कहा जाता है? अगर 21 दिन से कम में मासिक धर्म होती है तो उसको क्या कहे जाते हैं? तो जो मेनेरिया होती है वो कहे जाते हैं। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एपमेनेरिया। अगला क्वेश्चन है कि ये थोड़ा सा मिसिंग कर देता है, मोनिलियासिस के लिए जो जिम्मेदार कारक जीव है उसके बारे में पूछा जा रहा है। तो इसके लिए सबसे जिम्मेदार कारक जीव कौन होते हैं? तो जो टीनिया क्रूरिस होती है वो इसके लिए सबसे जिम्मेदार जीव माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि टीनिया क्रूरिस, ये तो उसका ऑप्शन था,
यहाँ से हम लोगों का क्वेश्चन है कि लास्ट क्वेश्चन आज का हम लोगों की है कि प्रीमेंस्ट्रुअल जो सिंड्रोम का उपचार में शामिल इसमें से कौन सा है? ब्रोमोक्रेप्टन का उपयोग या एंटी प्रेसेंट का उपयोग या फायरिडोएक्शन का उपयोग या इनमें से सभी? तो क्या चीज़ का उपयोग किया जाता है? प्रीमेंस्ट्रुअल सिंड्रोम के उपचार में शामिल कौन कौन से हैं? तो उसमें ब्रोमोक्रेप्टन का उपयोग किया जाता है। ब्रोमोक्रेप्टन का ये रासायनिक नाम है। तो आज का क्लास हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं, आगे की कंटिन्यूअस क्लास आपको मिलते रहेंगे।